आज के जो है फ़िलहाल लेक्चर में हम लोग ये जो आपके पास तीनों मेथड है, इसमें से हम लोग सेकेंड वाला देखेंगे। पहला वाला हम लोगों ने उस दिन कर लिया था, है ना। पहला वाला जो था आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे और फिर आपका जो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। जो आपका एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको ध्यान देना है। एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जैसा कि हमने बताया था कि अगर हम कॉमन एमीटर या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, हमने आपको बताया था कि किसी भी ट्रांजिस्टर में बेसिकली हम लोग देखते हैं जो आपका बीजेटी होता है, स्पेशली जब भी हम बात करते हैं तो बीजेटी में कितने टर्मिनल थे? 3 टर्मिनल थे। और उसको अगर हमें यूज़ करना था कभी बिल्कुल एक सर्किट की तरह, तो इनपुट देने के लिए मिनिमम 2 टर्मिनल चाहिए, आउटपुट देने के लिए मिनिमम 2 टर्मिनल चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली था क्या कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते थे, तो एक टर्मिनल इसका जो है इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में कॉमन करके 2 इनपुट पे बना लिया जाता है और 2 आउटपुट पे। तो उसी के हिसाब से हमारे पास ये 3 कॉन्फ़िगरेशन बना था, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस हमने आपको पढ़ा दिया था, कॉमन एमीटर आज हम लोग देखते हैं। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, दूसरा आपका है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं या कनेक्शन कह सकते हैं। इसमें देखिए किस तरीके से होता है। एक ट्रांजिस्टर होगा, हमने आपको बताया था कि हम लोग मोस्टली कौन सा ट्रांजिस्टर लेके चल रहे हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे एमीटर टर्मिनल जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों साइड पे क्या होता है? कॉमन होता है। जो एमीटर टर्मिनल है ये इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों पे क्या है? कॉमन है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हम यहाँ सप्लाई कैसे देंगे। तो हमें पता है कि ये ट्रांजिस्टर हमारा जो है वो कौन सा है? एनपीएन है। तो इसको सप्लाई देने के लिए हमें पता है एमीटर जंक्शन ऑलवेज इज इन फॉरवर्ड बायस। मतलब जो आपका एमीटर जंक्शन होता है ये वाला, ये हमेशा किस में होता है? फॉरवर्ड बायस में। तो इसको फॉरवर्ड करने के लिए एन को बैटरी के निगेटिव से जोड़ते हैं और पी को पॉजिटिव से। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई है इसको हम बोलते हैं VBB या VBE बोल सकते हैं आप। ये आपका बेस साइड पे, या VEE बोल सकते हैं, मीटर पे दिया जा रहा है। आप नाम नेमिंग इसका कर सकते हैं कुछ भी। अभी यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि ये जो कलेक्टर टर्मिनल है, कलेक्टर जंक्शन चूंकि हमेशा रिवर्स होता है, तो कलेक्टर को रिवर्स करने के लिए ये एन टाइप को क्या किस टर्मिनल से जोड़ना है? प्लस से। और जो ये बच गया इसको अपोजिट से कर दीजिए, ये माइनस। ठीक है, तो ये इसका कनेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये इसका कनेक्शन हो गया। यहाँ आपका जो होता है इनपुट सिग्नल होता है, कोई भी इनपुट सिग्नल होता है। इनपुट सिग्नल यहाँ क्या होता है? जब हमारा कॉमन एमीटर मोड ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है तो यहाँ हम इनपुट देते हैं और यहाँ हमें क्या मिलता है? आउटपुट। चूँकि ये एमीटर है, कॉमन एमीटर मोड है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगी वो एमीटर करंट, यहाँ जो करंट इंटर करेगी बेस करंट, और यहाँ जो करंट इंटर करेगी वो कलेक्टर करंट। बात समझ में आ रहा है? ये तीनों आपके जो है करेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया, आपको इसको कुछ भी नाम रख दीजिए, VBB, इसको रख दीजिए VCC। देखिए ये आपका कंप्लीट कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम पूछें कि हमने जो इनपुट यहाँ पे लगाया है वो किसके किसके बीच में है? इनपुट जो है वो किसके किसके बीच में है? बेस और एमीटर के बीच में, बिटवीन बेस एंड एमीटर। आउटपुट किसके बीच में मिल रहा है? बिटवीन एमीटर एंड आउटपुट। जो हम हमेशा लेते हैं वो कहाँ पे लेते हैं? कलेक्टर पर ही लेते हैं। जो हमें आउटपुट हमेशा लेना होता है वो कहाँ ले रहे होते हैं? हम कलेक्टर पे ले रहे होते हैं। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए ये कंप्लीट आपका ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर में यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए ये बेस टर्मिनल है, ये एमीटर टर्मिनल है। यहाँ पे आप देखिए ये कलेक्टर और एमीटर है, तो यहाँ पे हम इसके बीच में आउटपुट ले रहे हैं। जो आउटपुट हम एक्चुअली लेते हैं वो कहाँ पे लेते हैं? जो आपका कलेक्टर रजिस्टेंस है, जो आपका कलेक्टर रजिस्टेंस है, यहाँ पे हमें आउटपुट लेना है, ठीक है। अभी हम कॉमन एमीटर मोड को एज ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर भी हम आपको बताएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ पे आउटपुट जो हम लेते हैं और यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलता है, यहाँ जो वोल्टेज होता है VCE और यहाँ जो हमारा वोल्टेज होता है VBE, ये कैसे मतलब किस तरीके से बिहेव करता है जब हम यहाँ इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं और ये इनपुट सिग्नल का मान घटता बढ़ता है, तो उस टाइम पे इसका इफेक्ट कैसा होता है? VCE का इफेक्ट
कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। तो इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इसकी नहीं बनवाऊंगा, मैं सीधे बता दे रहा हूँ कि जो आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपका होता है ये किसके किसके बीच में ड्रॉ किया जाएगा? इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट किसके किसके बीच में होता है? इनपुट वोल्टेज क्या? VBE क्या? और इनपुट करंट, इनपुट IB, इनपुट करंट बेस करंट है ना, इसमें इनपुट करंट आपकी बेस करंट है। आप देखिए यहाँ पे करंट इंटर कर रही है, यहाँ करंट आउटपुट, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करते वक्त हमें आउटपुट पे क्या ध्यान देना होता है? आउटपुट के वोल्टेज को हमें कांस्टेंट रखना होता है, मींस मेंटेनिंग द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, मतलब VCE जो आपका होगा ये क्या होगा? कांस्टेंट रखा जाएगा। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे डायरेक्टली कंपटीशन में एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में ड्रॉ किया जाता है। तो आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए कि हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में होता है और क्या कांस्टेंट होता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम आपसे बोलें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ये ड्रॉ किया जाएगा आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या है? VCE, आउटपुट करंट क्या है? ठीक है, आउटपुट करंट आपकी कलेक्टर करंट है। क्या इसमें कांस्टेंट होता है? इनपुट करंट क्या कांस्टेंट होता है? इनपुट करंट। बात क्लियर है ना? यहाँ पे हम लोग इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये कंप्लीट आपका जो है किसके बारे में हो गया? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हो गया। ठीक, इसको आप जो है एज इट इज़ नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें हम लोग जो है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इसका देखेंगे। करंट एम्प्लीफिकेशन मतलब बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इसको बोला जाता है। बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका होता है बीटा। ठीक है, ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता क्या है? करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है? कॉमन हमने बेस में भी बताया था, कॉमन एमीटर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। होता क्या है? आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट का रेशियो होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या? डेल्टा IC अपान डेल्टा IB। इन यहाँ पे ये आउटपुट करंट है, ये कैसा करंट है? आउटपुट करंट है। और ये क्या है? इनपुट करंट है। आप चाहें तो इसको सिर्फ IC अपान IB भी लिख सकते हैं, IC अपान IB भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें कलेक्टर करंट निकालना हो तो आप लिख सकते हैं बीटा IB। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बीटा IB तो हो गया, अगर हम कभी यहाँ पे इनपुट सप्लाई ना दें, VBE साइड पे इनपुट सप्लाई ना दें, तो ये आपका चूंकि कलेक्टर जंक्शन क्या है? रिवर्स बायस में, तो यहाँ एक सैचुरेशन करंट फ्लो होगी जो एमीटर और कलेक्टर के बीच में फ्लो होगी। कहाँ? एमीटर और कलेक्टर के बीच में। और एमीटर और कलेक्टर के बीच में अगर फ्लो होगी तो उसको हम उस करंट को नाम देते हैं ICEO। क्या बोलते हैं? प्लस ICEO, ये होता है लीकेज करंट। तो यहाँ पे अगर हमें कलेक्टर करंट निकालना हो तो ये आपका हो जाएगा कलेक्टर करंट। क्या हो जाएगा? और पिछली क्लास में हमने आपको कलेक्टर करंट की एक और वैल्यू पढ़ाई थी। ठीक है, वो कॉमन बेस के लिए था। तो आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर याद रखना है। बीटा इज इक्वल टू आपका होता है डेल्टा IC अपान डेल्टा IB। ठीक है, आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट, और IC की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी। ठीक, और हमें यहाँ पे अगर आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो? आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा हमने आपको पढ़ाया था, आउटपुट रेजिस्टेंस R0 जो होता है आउटपुट वोल्टेज अपान आउटपुट करंट, तो डेल्टा VCE अपान डेल्टा IC, ये आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। और इनपुट रेजिस्टेंस जो आपका होता है ये कब होता है? जब हमारा बेस करंट आपका कांस्टेंट हो। बेस करंट क्या हो? कांस्टेंट हो। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की, इनपुट रेजिस्टेंस सॉरी,
यहाँ पे आपका होगा इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आर आई आता है डेल्टा वी बी अपान डेल्टा आई सी। ये कब होता है? जब आउटपुट वोल्टेज को आप वी सी को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। तो ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। अब सिंपली आपको समझना है कि जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें रेजिस्टेंस की क्या वैल्यूज़ ये होती है, मतलब कौन सा अधिक होता है कौन सा कम होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। किसमें? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, और हमने जो आपको इसके पहले पढ़ाया था कॉमन बेस में, उसमें क्या था? उसमें भी यही सिचुएशन था, लगभग मिलता जुलता थोड़ा बहुत। ठीक है ना, लो था और आउटपुट रेजिस्टेंस आपका जो है हाई था। और इसमें भी आपका इनपुट रेजिस्टेंस लो है और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होगा। अभी इसका एक कंपैरिजन चार्ट हम बनवा देंगे। इनपुट रेजिस्टेंस इसका क्या होता है? इनपुट रेजिस्टेंस आपका क्या होता है? लो होता है। और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। किसका? इस कॉन्फ़िगरेशन का, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है ना, इस कॉन्फ़िगरेशन का। कॉमन बेस का भी ऐसा ही होता है। अब ये वैल्यू थोड़ा सा डिफर करता है, बट होता है इनपुट रेजिस्टेंस हाई है और आउटपुट रेजिस्टेंस, सॉरी, इनपुट रेजिस्टेंस लो है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। अगर यही चीज़ आप कलेक्टर के टर्म में आप देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। कलेक्टर के टर्म में क्या हो जाएगा? आउटपुट रेजिस्टेंस आपका लो हो जाएगा और इनपुट रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। इसीलिए हम उसका ज़्यादातर प्रयोग इम्पीडेंस मैचिंग में करते हैं। बट ये जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है ये सबसे ज़्यादा यूज होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा यूज होता है एज अ एम्पलीफायर। कैसे यूज होता है? एज अ एम्पलीफायर, बीजेटी एम्पलीफायर। और क्या तरीका है इसको, और कैसे यूज़ करते हैं? स्विच की तरीके से यूज़ करते हैं। कैसे? स्विच की तरीके से। अब स्विच की तरह जब ये ऑपरेट होता है तो कब कब किस किस मोड में ऑपरेट होता है ट्रांजिस्टर? स्विच की तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एक ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ऑपरेट होता है तो किस किस मोड में ऑपरेट होता है। तो जब हम इसके मोड की बात कर लेंगे एक बार, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ये कितने मोड में, ट्रांजिस्टर कितने मोड में काम करता है। जो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। ये 3 रीजन हम लोग पढ़ते हैं। बट एक रीजन और होता है रिवर्स एक्टिव आपका। ठीक है ना, अब ये इन तीनों रीजन में कैसे हमारा जो है, हम इसका अलग ही लेक्चर पूरा लेंगे हम इसके रीजन्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, अलग ही पूरा एक टॉपिक हम लोग डील करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे। तो पहले अभी आप सिंपली इसको समझ लीजिए कि क्या होता है ये कॉन्फ़िगरेशन, और रीजन इसका कैसे बनता है वो हम रीजन पे भी बात करेंगे, कौन कौन सा रीजन होता है उसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, सबको समझ में आ गई? देखिए यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू होती है वो कितनी है? 22/500। मतलब बीटा की वैल्यू यहाँ पे, करंट गेन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। 22/500 इसका रेंज होता है। और बीटा गेन इसका ज़्यादा होने की वजह से ही जो कॉमन एमीटर मोड कॉन्फ़िगरेशन होता है ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है अन्य की तुलना में। कितना प्रेफर किया जाता है? 90 to 95% इसको हम लोग अन्य ट्रांजिस्टर की तुलना में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता हो गई। हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जब पढ़ा था तो वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमने देखा था और यहाँ पे हमने बीटा देख लिया। अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है 1 से कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 जाता है। 0.9 से लेकर के 0.99 उसका रेंज था और इसका आपका है 500 तक। कॉमन एमीटर मोड में सबसे ज़्यादा करंट गेन, वोल्टेज गेन भी ज़्यादा होता है, पावर गेन ज़्यादा होता है। दैट्स वाई इसको हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसका यूज एज ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरीके से होता है। अब देखिए हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन देखेंगे, बहुत अच्छा उस पर क्वेश्चन भी आता है। अल्फ़ा बीटा में अगर हम रिलेशन देखें तो उसको हम कैसे निकालेंगे? रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। अब हमने नॉर्मल एक इक्वेशन पढ़ रखा है आपका, आई ई इज इक्वल टू क्या होता है? आई बी प्लस, ठीक है ना, ये होता है। सबको हम क्या कर दें? आई बी से डिवाइड कर दें। क्या कर दें? सबको हम आई बी से डिवाइड कर दें। ठीक, तो अगर हम सबको आई बी से डिवाइड करें दोनों साइडों को तो यहाँ पे हो जाएगा आई ई अपान आई बी, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा प्लस आई सी अपान
IC अपान IB। तो आप देखिए जो हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जब हमने पढ़ा था तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थे, हमारे पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इनपुट हमारा कहाँ था, ये इनपुट हमारा एमीटर करंट, आउटपुट क्या था, कलेक्टर करंट, बेस आपका दोनों में कॉमन था, यही तो था। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, IC अपान IE, IC अपान IE, ठीक है। आप इसको जो है अगर IE से डिवाइड करें तो ज़्यादा हमारे लिए सही होगा। अगर इसको हम लोग क्या कर दें, IE को अगर हम IE से डिवाइड कर दें, यह आपका हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू हमने लिख लिया IC अपान IE, और बीटा की वैल्यू क्या है, IC अपान IB, ठीक है। तो IC अपान IB और IE अपान, इसमें कॉमन बेस में कुछ आपका जो है इसमें मिस्टेक्स हो रहा है, इसको ज़रा बंद कर दीजिए। कॉमन बेस में देखिए इस इक्वेशन को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे भाई, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया। हम लोग इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे, IC से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा IE अपान IC, यहाँ पे हो जाएगा IB अपान, और यहाँ हो जाएगा +1, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे आपको ये दिख रहा है तो 1 अपान अल्फ़ा, और यहाँ क्या दिख रहा है 1 अपान बीटा +1। तो अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ देखिए 1 अपान बीटा +1, इसको हम अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा अपान, ये 1 अपान अल्फ़ा की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है 1 अपान अल्फ़ा की। लेकिन अगर हम अल्फ़ा इज इक्वल टू लिखना चाहें तो बीटा अपान, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, न्यूमेरिकल एक आध हम लोग लेकर के देख लेंगे। अगर हमें यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालना हो तो, अगर हमें बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, देखिए अगर हमें बीटा की वैल्यू निकालना हो तो बीटा देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको हम लोग 1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 अपान अल्फ़ा -1, ठीक है ना। 1 अपान बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 उधर गया तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अपान बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा अपान अल्फ़ा। तो हम बीटा इज इक्वल टू अगर लिखना चाहेंगे तो अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा, ये बीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये दोनों आप नोट कर लीजिए, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, ये आपका हो गया। अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, कब के लिए, किसके लिए, ये आपका है कॉमन बेस मोड के लिए, और ये आपका किसके लिए है, कॉमन एमीटर मोड के लिए, कॉमन एमीटर मोड के लिए। कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें हमारा जो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि ये देखिए कलेक्टर टर्मिनल आपका इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों साइड पे कॉमन है। आउटपुट हम यहाँ लेंगे RC, ठीक है। हमने इसको क्या रखा है, ये एमीटर जंक्शन है, इसको हमने फॉरवर्ड बायस में रखा है। ये आपका कलेक्टर जंक्शन है, इसको हमने क्या रखा है, रिवर्स बायस में रखा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे हमारा आउटपुट करंट के रूप में कौन करंट काम कर रहा है, IE। इनपुट करंट के रूप में कौन सा करंट काम कर रहा है, IB। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है वो होता है गामा, इसको आप लिखते हैं डेल्टा IE अपान डेल्टा IB। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ गामा की जो वैल्यू होती है ये आप याद रख लीजिएगा, 1 माइनस अल्फ़ा होता है। और आपको पता है IC इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है अल्फ़ा IE प्लस ICBO, पढ़ रखा है, ठीक है। ये किस केस में था, कॉमन बेस मोड में, ठीक है। अगर यहाँ से हमें IE की वैल्यू हमें पता है, IE इज इक्वल टू क्या होता है, IE इज इक्वल टू होता है IB प्लस, अगर ये वैल्यू हमें यहाँ पुट डाउन करना हो, ठीक है, या हमें IC की वैल्यू यहाँ पुट डाउन करना हो तो IC इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, IE माइनस
आई बी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन पे पुट करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, हम यहाँ एमीटर करंट निकालना चाह रहे हैं, तो आई सी की जगह पे हमने रख दिया आई ई माइनस आई बी इज इक्वल टू अल्फ़ा आई ई प्लस आई सी बी ओ, ये होगा। तो अब आप देखिए ध्यान से, अगर हम आई बी को उधर ले जाएं और इसको इधर ले आएँ तो यहाँ हो जाएगा आई ई माइनस अल्फ़ा आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी बी ओ, ये आपका लीकेज करंट है। फाइनली अगर हम यहाँ पे आई ई कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी बी ओ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें आई ई की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो हो जाएगा आई बी अपान 1 माइनस अल्फ़ा प्लस आई सी बी ओ अपान, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, एक एमीटर करंट आ गया। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, आप ध्यान रखिएगा। तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने अभी पिछले केसेस में देखा था, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर भी वैसे ही आप देख लीजिए। कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जो इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वो किसके किसके बीच में होगी, इनपुट करंट आई बी और इनपुट वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज यहाँ जो हम अप्लाई करेंगे वो बेस और कलेक्टर के बीच में होगा। और आउटपुट करंट क्या होगी, आई ई होगी, और यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा वो एमीटर और कलेक्टर के बीच में होगा। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में, इसी तरीके से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट के बीच में। ध्यान रखना है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करते वक्त हम क्या करेंगे, इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं, और अगर हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है तो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर इसके जो है हम रजिस्टेंस की बात करें तो इसका इनपुट रजिस्टेंस हाई होता है। क्या होता है, इनपुट रजिस्टेंस इसका हाई होता है, और आउटपुट रजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, लो होता है। इसका जो गामा का मान होता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं होता है, अप्रिसिएबल होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू, गामा की वैल्यू यहाँ पे। इसका यूज हम लोग जो करते हैं वो हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए करते हैं। किसके लिए, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बात क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखना है कि इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और गामा आपका जो है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन कलेक्टर जो आपका कनेक्शन है, इसमें जो मुख्य पॉइंट थे वो हमने देख लिया, अपने यहाँ गामा देख लिया। और ये इक्वेशन याद रखिएगा, ये इक्वेशन किसकी है, एमीटर करंट की, या आप कह सकते हैं आउटपुट करंट की है। अक्सर आपका जो है ऐसे ही पूछा जाता है, आउटपुट करंट का यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ दे देगा, आउटपुट करंट कह देगा, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन का आप आउटपुट करंट कैलकुलेट करिए। तो ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, फिर आप इसका जो है फिलहाल आउटपुट करंट आप निकाल सकते हैं कॉमन कलेक्टर मोड में। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक बेसिक कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, एक बेसिक कंपैरिजन, एक टेबल बना करके हम लोग तीनों का कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा फिलहाल आपका अच्छा है, उसको देख लेते हैं। देखिए, इस टेबल में जो है हमारा कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्शन, जो हमारे पास कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर, उसका हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन जो है हम लोग कुछ इतने पैरामीटर्स पे लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ये सारे पैरामीटर हम कंपेयर करेंगे। जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो कॉमन बेस के लिए, ध्यान दीजिए, पहले एक समझ लेते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस सभी को एक साइड से देखेंगे, कॉमन बेस का लो होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 100 होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स इतना ही हो, अलग अलग किताबें इसको अलग अलग भी लिखती हैं। तो इस वैल्यू से ज़्यादा परेशान मत होइएगा, बस ये ध्यान रखिए कि कॉमन बेस का आपका लो होता है। ठीक है, और कॉमन एमीटर का भी लो होता है, लेकिन आपका कॉमन कलेक्टर का जो होता है वो हाई होता है, लगभग 750 किलो ओम। ठीक है, मतलब आपका कॉमन एमीटर मोड हुआ, कॉमन बेस मोड हुआ, इन दोनों में आपको जो इनपुट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, लो। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कॉमन कलेक्टर में क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, लगभग 750 किलो ओम। यही रीज़न है कि हम लोग जो है इसको इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो कॉमन बेस और कॉमन एमीटर, कॉमन बेस का वेरी हाई होता है, लेकिन कॉमन एमीटर का सिर्फ हाई हमने नॉर्मल लिया है, मतलब मीडियम आप कह सकते हैं। और कॉमन कलेक्टर का आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। ठीक है ना, कॉमन कलेक्टर का आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है। इसी तरीके से अगर आप वोल्टेज गेन देख लेंगे, ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज गेन और करंट गेन ही डिसाइड करता है
कि कौन सा ट्रांजिस्टर या किस प्रकार का कनेक्शन एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जिसका वोल्टेज गेन ज़्यादा होगा, करंट गेन ज़्यादा होगा, उसका पावर गेन भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, वोल्टेज गेन करंट गेन का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें पावर गेन मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, करंट गेन है, तो वोल्टेज गेन की हम बात कर रहे थे तो अबाउट 150 आपका होता है किसका, कॉमन बेस का, इसका 500 और ये लेस देन 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप करंट गेन देख लेंगे, करंट गेन किसका, करंट गेन आप देख लेंगे सभी का तीनों का, तो यहाँ पे नो लगभग कॉमन बेस में एकदम लेस देन 1 होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है और अप्रिसिएबल होता है। ठीक, एप्लीकेशन अगर देख लें तो कॉमन बेस जो आपका मोड होता है कनेक्शन, ये ज़्यादातर हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करते हैं, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की तरीके से यूज होता है और ये एम्पिडेंस मैचिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है कंप्लीट हम लोगों ने तीनों का कंपेयर देख लिया। अब इसके बाद जो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे वो हम लोग देखेंगे क्या, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मतलब कॉमन एमीटर मोड का प्रयोग हम किस तरीके से ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तरीके से करते हैं, वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो इसमें सिर्फ आज यहाँ तक ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के तरीके से काम करता है, इसमें कैसे आपका जो है डीसी लोड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, कैसे आपका क्वाइसेंट पॉइंट अर्थात क्यू पॉइंट कैसे आता है, तो ये सारी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में। तो इसमें इतना ही रखते हैं।